दोस्तों, आजकल देश संविधान देश में लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और 26 जनवरी 2025 से 75 वर्ष पूरा करने के बाद 76वें वर्ष में देश प्रवेश कर रहा है। ये अवसर होता है जब हम जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनको याद करते हैं। 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उसके बाद हर वर्ष देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और वो अवसर होता है कि हम अपने उन वीर सपूतों को याद करें जिनकी कुर्बानियों के कारण देश आज़ाद हुआ और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इनमें प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें हम इस दिन याद करते हैं। और ये याद रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इस बात को ना भूलें कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद, जो हमारे पूर्वजों ने दी, उसके बाद मिली। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र बने। उसके लिए एक संविधान कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। 15 सदस्यीय ये कमेटी थी। उसने वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जो संविधान के लिए विशेष तौर पर संविधान सभा बनाई गई थी उसके सामने। उसमें सभी बातों पर, सभी उसके बिंदुओं पर, सभी धाराओं पर बहुत गहन विचार हुआ, बहस हुई और उसके बाद वो संविधान पास कर दिया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि उस समय उस कमेटी ने उस वक्त के सारी दुनिया के जो संविधान थे उसकी श्रेष्ठ बातों को अपने संविधान में शामिल किया और इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा माना गया लिखित संविधान हमें प्राप्त हुआ। और अब देश उसी संविधान के अनुसार चलता आ रहा है पिछले 77 सालों में। 75 वर्ष संविधान को लागू होने के और 77 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के। ये हमें अपने पूर्वजों को याद रखना इसलिए भी आवश्यक होता है कि ताकि ये जो संविधान और स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, उसको कहीं हम खो न बैठें। उस पर अगर कोई आंच आए
तो वो हमारे जो पूर्वज हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनकी याद ताज़ा रखने से हमारे मन में भी ये विचार आए कि जो उनकी धरोहर है उसको कहीं हम खो न बैठें। ख़ास तौर पर ऐसे समय में इन सभी लोगों को याद रखना आवश्यक है कि जब देश में हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, सिविल लिबर्टीज़ कहते हैं, और उन पर खतरा है, साथ साथ संविधान पर भी खतरा है, क्योंकि कई बार उस संविधान को बदलने की बात कही जाती है, जबकि इस संविधान ने हमें 75 वर्षों में दिखाया है कि हम देश को उसके साथ चलाते हैं, उसके अनुसार चलाते हैं। छोटे मोटे जो उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, वो उसी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं, समय की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कोई संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित करने की बात करे तो वो ठीक नहीं है, वो सहनीय नहीं है। और आजकल देश में इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा भी है और लोग बहुत आंदोलित भी हैं इस बात को लेकर के जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्माण के बाद मिला, कहीं ऐसा न हो कि उसमें इस तरह के परिवर्तन कर दिए जाएं जो उसके मूल ढांचे को ही बदल दें और हम एक आज़ाद देश न रहें अथवा एक गणतंत्र ही न रहें, ऊपर से कोई एक राजा के समान कोई व्यक्ति बैठ जाए जो देश का प्रधान हो। तो उन सभी खतरों से जागरूक रहने के लिए ये जागरूकता आवश्यक है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को हर वर्ष जो अवसर आते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उन पर उन सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। तभी हम उन मूल्यों की, उस संविधान की, स्वतंत्रता के मूल्यों की हम रक्षा कर पाएंगे जब लगातार हमें ये एहसास रहे कि ये स्वतंत्रता और ये संविधान हमें कोई आराम से नहीं मिल गया है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला। स्वतंत्रता की लड़ाई, सदियों तक हम गुलाम रहे, उससे पहले उसके बाद गांधी जी जैसे और जो मैंने नाम बताया आपको, उन सब की मेहनत से, उन सब के त्याग के कारण हमें ये प्राप्त हुए और हम किसी भी कीमत पर इन चीज़ों को खोना नहीं चाहेंगे। ये अवसर होता है कि हम फिर एक बार उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। और आज मैं जो स्वतंत्रता सेनानी मैंने आपको बताए, उनके अतिरिक्त बहुत सारे हैं, हजारों लाखों थे, तभी हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन एक और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अक्सर लोग भूल जाते हैं, भूल गए हैं, जबकि उनका योगदान भी कम नहीं था। हम आज उसी लगभग विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में चर्चा करेंगे।
मैं हूं महिपाल सिंह, इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट से, और मानवेंद्रनाथ रॉय के बारे में हम कुछ प्रारंभिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हिंदी में इस पहले वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करें और आप तक उन मानवेंद्रनाथ रॉय के बारे में, MN रॉय के नाम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में और अधिक जानकारी आपस में बांट सकें। साथियों, मानवेंद्रनाथ रॉय का जन्म नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के रूप में पश्चिमी बंगाल के जिला 24 परगना के अंतर्गत अरबेलिया नामक गांव में 21 मार्च 1887 को हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। और उनके पिता दीनबंधु भट्टाचार्य एक स्थानीय मंदिर में पुजारी थे। बहुत कम उम्र में ही MN रॉय उस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। उनके राजनीतिक गुरु जतिन मुखर्जी थे, जिनकी देखरेख में 14 वर्ष की अल्पायु में ही MN रॉय ने भूमिगत आंदोलन के अंदर भाग लेना शुरू कर दिया था और 1915 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधियों से हथियार लेने के लिए चार्ल्स ए मार्टिन नाम से वो इंडोनेशिया गए और बाद में जावा से जापान, जापान से चीन, चीन से फिर जापान और फिर 1916 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात एवेलिन ट्रेंट नाम की एक महिला से भी हुई जो उनके प्रति बहुत वफादार रहीं। और बाद में फिर वो न्यूयॉर्क चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से भी हुई, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उनके लीडर थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदलकर मानवेंद्रनाथ रॉय रख लिया, यानी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से मानवेंद्रनाथ रॉय जो नाम रखा है MN रॉय, वो उन्होंने अमेरिका में रखा। और पहचान छिपाना इसलिए आवश्यक था कि उनके विरुद्ध सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। तभी दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हुआ और उस मामले को दर्ज होने के कारण वो मैक्सिको के लिए निकल गए, जहाँ समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना लिया और बाद में उन्होंने मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, यानी जो समाजवादी पार्टी थी वही कम्युनिस्ट पार्टी में परिवर्तित हो गई और इसका जो श्रेय था वो MN रॉय को जाता है। इस प्रकार वह 1919 में सोवियत संघ से बाहर हुई पहली कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बन गए। 1920 में लेनिन के द्वारा उन्हें मॉस्को जाने का न्योता मिला,
क्योंकि आप जानते हैं 1917 में वहाँ रूसी क्रांति सफल हो चुकी थी और लेनिन उस समय वहाँ के सभी जो कर्ता धर्ता थे उस क्रांति के उसको लीड कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए एम.एन. रॉय, और उसके फैसलों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। बाद में मिशन ताशकंद उन्हें सौंपा गया और 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज भारत में है वो वास्तव में ताशकंद के अंदर उसका जो बनाई थी, वो स्थापना हुई थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी। वहाँ रहते हुए उन्होंने इंडिया हाउस, एक सैनिक स्कूल, उनकी भी स्थापना की। 1927 में लेनिन की वो सेकंड जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसके अंदर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेनिन के समकक्ष ही। 1927 में लेनिन की मृत्यु हुई और स्टालिन जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उभर करके आए, उसके साथ एम.एन. रॉय के कुछ मतभेद थे। इसके कारण उन्हें 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से बाहर कर दिया गया। इस बीच वो चीन भी गए, एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया उन्हें, लेकिन वहाँ कोई ख़ास सफलता नहीं मिली और फिर वो अंततः दिसंबर 1930 में गुप्त पहचान के आधार पर ही भारत में लौट आए, क्योंकि 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में उन्हें अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन आने के तकरीबन 6 मास बाद ही जुलाई 1931 में यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें 12 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी 6 साल के कारावास की सज़ा को माफ़ कर दिया और लगभग 6 वर्ष जेल में काटने के बाद वो आज़ाद हो गए। 20 नवंबर 1936 में वो देहरादून की जेल से उन्हें आज़ाद किया गया। उस समय की शहर की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें नगर निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के जाने माने नेता खुर्शीद लाल के निवास पर एक जुलूस के रूप में ले जाया गया। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। जेल से छूटने के बाद वो कांग्रेस के सदस्य बन गए और उन्होंने कांग्रेस के 1938 के फैजपुर अधिवेशन में भाग लिया और उसके बाद मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ कांग्रेस में रहते ही कुछ रेडिकल कांग्रेस जनों का एक समूह बनाया और मार्च 1940 के कराची अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा। परंतु दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारत की किस प्रकार की भागीदारी हो, इस बात में मत भिन्नता के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। साथियों, उनका जो जीवन था प्रारंभिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा ही था।
नेताजी भी जर्मनी से हथियारों की खोज में जर्मनी से उन्होंने कोशिश की जर्मनी से हथियार मिल जाए। वो भी बहुत भटके और अंततः जापान में जा कर के उन्हें जापान का समर्थन मिला और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA का निर्माण किया और उसके माध्यम से उस सेना के का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र लड़ाई लड़ी। मानवेंद्रनाथ रॉय को उस तरह की सफलता नहीं मिली और यद्यपि उनका लक्ष्य वही था कि जर्मनी से हथियार लें और एक हथियारबंद क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाए, लेकिन वो बात तब की है जब ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध चलते हुए और कांग्रेस के अंदर एक बात थी कि भाई हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना है क्योंकि वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। लेकिन यहाँ विचारधारा का अंतर जो आया कांग्रेस और MN रॉय के बीच में ये था कि रॉय का ये मानना था कि उस महायुद्ध में विश्व युद्ध में फंसा हुआ इंग्लैंड बहुत कमज़ोर हो गया था और हो जाएगा और आगे कमज़ोर हो जाएगा और एक हालत ऐसी आ जाएगी कि भारत में अपने राज्य को चलाना उनके बस की बात नहीं रहेगी और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके अंततः जाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर ये खतरा था कि जो हिटलर वगैरह इन देशों के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देश, लगभग आप जानते हैं कि आधी दुनिया पर अंग्रेज़ों का शासन माना जाता था और उस सब को पलटने के लिए हिटलर विशाल सेना और हथियारों के साथ उसने इन देशों पर आक्रमण किया था, लड़ाई की थी और वो एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था। मानवेंद्रनाथ रॉय का ये मानना था कि अंग्रेज़ों के कमज़ोर होने के बाद भारत स्वतः ही स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन अगर जर्मनी के नेतृत्व में ये देश हार गए, एलाइज कहते थे इन्हें, और अंग्रेज और जर्मनी और उसके जापानी साथियों को एक्सिस पावर्स कहते थे, तो अगर वो एक्सिस पावर्स उस महायुद्ध में जीत गई तो सारी दुनिया पर उनका राज हो जाएगा और वो फांसीवादी ताकतें फिर जिस तरह का शासन सारी दुनिया में स्थापित करेंगी, भारत में भी उसका असर होगा और उससे मुक्ति पाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो इसलिए रॉय का ये कहना था कि जर्मनी के विरुद्ध देश को ब्रिटिश सेना की मदद करनी चाहिए ताकि जर्मनी के हाथों उस हार को टाला जा सके जो बहुत दूर नहीं थी अगर जर्मनी और उसके साथी अपने अभियान में सफल हो जाते। वो बात अलग है कि रूस में जा कर के कुछ हिस्से में प्रवेश करने के बाद वहाँ से जिस तरह की का मुकाबला रूस ने किया उनका, और धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ गए, लेकिन 1945 6 दिसंबर 1945 को
जब अमेरिका ने पहला एटम बम हिरोशिमा पर फेंका और दूसरा नागासाकी पर, तब कहीं जा कर के उन ताकतों की कमर टूटी जिनके विरुद्ध ये जो डेमोक्रेटिक देश हैं ये लड़ रहे थे। तब जा कर के कहीं वो युद्ध समाप्त हुआ। और आप जानते हैं कि 47 में 15 अगस्त 47 को अंग्रेज़ों को सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप कर इस देश को जाना पड़ा। साथियों, जब 20 नवंबर 1936 को देहरादून जेल से रॉय आज़ाद हुए थे, तो कुछ समय उन्होंने वो बम्बई चले गए और अप्रैल 1937 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। 1940 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की और 1941 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की भी उन्होंने स्थापना की। 1942 में 44 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन किए। 1945 में भारत के संविधान का, क्योंकि उन्हें तो अनुमान था कि देश जल्दी आज़ाद होने वाला है, तो उन्होंने 1945 में भारत के संविधान का एक मसौदा भी तैयार किया था। अगस्त 1946 में उन्होंने रेडिकल इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट की स्थापना की देहरादून में ही। वो देहरादून में रहने लगे थे। 13 मोहिनी रोड उनका निवास स्थान था। और ये बड़ी विचित्र बात होती है कि मुझे कम से कम वो बात विचित्र लगी कि जब मैं लगभग 4.5 साल पूर्व दिल्ली से देहरादून आया, यद्यपि जहाँ एम.एन. रॉय रहा करते थे उस मकान पर मैं 1-2 बार पहले भी हो आया था, लेकिन 4.5 साल पहले यहाँ मैं आकर के बस गया। और जब 13 मोहिनी रोड के उनके निवास पर गया, वहाँ कुछ लोगों से, आसपास वालों से बातचीत की, ऐसा लगा ही नहीं कि उस मकान में इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा। वैसे तो 25 जनवरी 1954 को रॉय की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी इसी मकान में, तो कोई पुरानी बात है 1954 से। और अब याद रखें, बहुत सारे भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, मेरा अनुमान था कि उनमें ये थे और इनको लोग जानते होंगे, याद करते होंगे, लेकिन लगा नहीं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मकान 13 मोहिनी रोड का, जहाँ वो रहा करते थे। ये है वो मकान जहाँ वो रहा करते थे। और ये है वो उनकी समाधि, उनकी और उनकी पत्नी एलन रॉय की, जो बाद में यहाँ आ गई थी और उनसे विवाह कर लिया था। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो हरा एक चक्कर सा बना हुआ है, ये वो समाधि है एम.एन. रॉय और श्रीमती एलन रॉय की। जो एलन रॉय भी एक बड़ी समझदार, कर्मठ महिला थी
और 1938 में वो देहरादून में आकर के ये बस गए थे और यहीं पर उनका विवाह हुआ। उन्होंने रॉय की मृत्यु के बाद भी उनके काम को आगे बढ़ाया। यद्यपि 1960 में उनकी भी इसी मकान में हत्या कर दी गई। और ये जो मैंने आपको समाधि दिखाई, ये एम.एन. रॉय और मिसेस एलन रॉय दोनों की समाधि है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उन्होंने बनाई थी दिसंबर 1946 में, उसके मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया। ये 22 मूलभूत सिद्धांत थे। उनका मानना ये था कि इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही सही मायनों में हम स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे। दिसंबर 1948 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का 5वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, उसमें इस पार्टी को भंग कर दिया गया, क्योंकि रॉय ने अपने नेतृत्व में एक इलेक्शन भी लड़ा था। यहाँ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के काफ़ी लोगों ने लड़ा था, लेकिन उनमें से कोई सफलता नहीं मिली। और जिस तरह के इलेक्शंस हमारे यहाँ होते आए हैं, अब तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन कोई समाज में काम करना नहीं, कुछ नहीं, बस अचानक आकर के इलेक्शन लड़ लेना, पैसे, धन बल, बाहुबल और पता नहीं क्या क्या भ्रष्ट साधनों को अपनाते हुए लोग जीत जाते हैं। शुरू में इस तरह का चलन कम था, लेकिन अब तो अनाप शनाप हो गया है बहुत ज़्यादा। तो उन्हें लगा कि ये इलेक्शन लड़ना, राजनीतिक दल चलाना, ये उनके लिए काम ठीक नहीं था। उन्होंने अपने लिए काम चुन लिया कि लोगों को राजनीतिक समझ देने के लिए काम किया जाए और इसके लिए जो उनके साथी थे, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में या जहाँ भी शहरों में रहते थे, उन्होंने कोशिश भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। जो इसी उद्देश्य से इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले तो स्वतंत्रता के लिए वो मैगजीन निकाली थी उन्होंने। बाद में अप्रैल 1970 में उन्होंने उसी मैगजीन का नाम बदलकर द रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया। और इस मैगजीन के माध्यम से वो अपने विचारों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। द रेडिकल ह्यूमनिस्ट मैगजीन, जो 1970 से एक मासिक पत्रिका बन गई साप्ताहिक की जगह, उसमें प्रारंभ में एम.एन. रॉय खुद उसके संपादक थे। बाद में एलन रॉय, जो उनकी पत्नी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बहुत काम किया। एक बहुत बड़े और विद्वान थे, शिव नारायण रे, वो भी उसके एडिटर रहे। जस्टिस वी.एम. तारकुंडे, जो बम्बई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने भी इसका संपादन किया। एक और न्यायमूर्ति R.A. जहांगीरदार थे,
वो भी संपादक रहे। डॉक्टर R.M. पाल, जो दिल्ली में राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, वो भी उसके संपादक रहे। बाद में संगीता मॉल और डॉक्टर रेखा सारस्वत भी इसकी संपादक रहीं और फरवरी 2015 से इसे महिपाल सिंह के द्वारा संपादित किया जाता है। एक बार फिर मैं M.N. रॉय के जीवन के कुछ आखिरी समय पर जाना चाहूँगा। रेडिकल ह्यूमनिज्म नाम से एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और उसमें पूरी तरह लगे रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने रॉय को कुछ विश्राम करने की सलाह दी। लेकिन जून 1952 में मसूरी में, जो देहरादून से 30-35 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पर उनकी एक दुर्घटना हुई। लेकिन उससे धीरे धीरे वो ठीक हो गए और फिर अपने काम में जुट गए। बाद में अगस्त 1953 में उन्हें एक दिमागी अटैक पड़ा, जिसे सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और वही अटैक फिर उन्हें दोबारा से पड़ा और 25 जनवरी 1954 को रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी, दृष्टा, विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के जीवन का अंत हो गया। अब कुछ बातें उनके विचारधारा को लेकर के। प्रारंभ में वो मार्क्सिस्ट थे, जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो संस्थापक रहे और बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक रहे, जो ताशकंद में उन्होंने बनाई। वो मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मार्क्सवाद किस तरह से चल रहा है, क्या कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, धीरे धीरे उनका मन मार्क्सवादी विचारधारा से दूर हो गया। उन्हें लगने लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है और वो स्वतंत्रता मार्क्सवादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। लिहाजा उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया और ये रेडिकल ह्यूमनिज्म की विचारधारा उन्होंने शुरू की। रेडिकल ह्यूमनिज्म नव मानववाद कह देते हैं हिंदी में, या वैज्ञानिक मानववाद भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो जितने भी कार्यकलाप होते हैं मनुष्य के, समाज के, उनका जो केंद्र होता है वो मानव होता है, मानव होना चाहिए। मानव केंद्रित सभी कार्य होंगे तब मानव सही मायनों में विकास कर पाएगा और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। उसके लिए जो स्वतंत्रता चाहिए,
मूलभूत स्वतंत्रता वही होनी चाहिए। और बाद में उसके प्रसार प्रचार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। जैसा कि मैंने बताया, उस पत्रिका को तो निकालते ही थे वो, साथ साथ उन्होंने लगभग 40 किताबें भी लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जाता है और उन पर रिसर्च भी होती है। तो वो सभी किताबें इस वक्त प्रिंटेड फॉर्म में छपी हुई वो अब ज़्यादा नहीं रही हैं, बहुत कम रह गई हैं, तो प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट है indianrenaissanceinstitute.com। उस पर वो सभी पुस्तकें प्राप्त हैं। साथ साथ प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के भी नाम से एक वेबसाइट है lohiatoday.com। उस पर भी वो सभी पुस्तकें प्राप्त होती हैं। और ये वो मैगजीन है जो मैं आपको दिखाऊं। द रेडिकल ह्यूमनिस्ट, आपको उल्टी दिख रही होगी उसमें, द रेडिकल ह्यूमनिस्ट मैगजीन है। जिसका संपादन वो किया करते थे, अभी भी वो चल रही है। तो मौका लगे तो आप भी देखें उस मैगजीन को, रॉय की अन्य किताबों को जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और अब हम ये YouTube प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हम शुरू कर रहे हैं। ये आज पहला वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ YouTube पर। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से भी हम रॉय के विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। मैं ये तो आपसे प्रार्थना करूँगा ही कि आप उनके मैगजीन, उनकी पुस्तकें देखें और उनके विषय में कुछ आपका के कमेंट्स हैं, या ये जो हम वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इसके बारे में कुछ सुझाव हों, कुछ प्रश्न हों, तो उससे भी हमें अवगत कराएं ताकि इसमें और हम सुधार कर सकें। और अगर आपके जो भी प्रश्न हैं उनका भी आने वाले एपिसोड्स में उन पर भी नज़र डाल सकें। हम कामना करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। अगर हम रॉय के विचारों को थोड़ा भी आगे बढ़ा पाए तो हमें खुशी होगी और हमें उम्मीद है कि आपका भी उसमें हमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।